हेलो बच्चों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक आभार और अभिनंदन है। बच्चों, हम बात करेंगे आज 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके मैं आपको लगभग 13 जो चैप्टर है वो आसानी से करवा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आएंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रहना चाहिए हमारे चैप्टर कितने हैं। इस बुक के अंदर आपके लगभग 13 चैप्टर हैं और उनमें से लगभग हम स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 1 से लेकर के 4 वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जो कौन से हैं, केमिस्ट्री के हैं। उन्हीं चैप्टरों पर फोकस करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो लेसन नंबर फर्स्ट है, याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि उस लेसन का जो नाम है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। याद रखें, अगर कोई भी पदार्थ है, क्योंकि हमारे चारों तरफ कोई भी जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ है। अगर कोई भी पदार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस पदार्थ के अंदर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, कौन से गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। याद रखें, अगर पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो हम उसको मान देंगे क्या होता है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद में रखना है। तो किसी भी पदार्थ के अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप ये बोलोगे कि रासायनिक परिवर्तन या गुण से क्या मतलब है सर। जैसे मान लो बेटा, अगर आपने कोई भी ऐसी अभिक्रिया करवाई जिससे उसको क्या है, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। कौन से पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब बोलोगे सर नए ही बनते हैं सारे के सारे, पर बेटा कुछ एक पदार्थ ऐसे बनते हैं जो वापस पहले वाले पदार्थ में नहीं बनाए जाते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करूं मैं, जैसे मान लो ये कार्बन है, कोयला है, प्लस में अगर इसको ऑक्सीजन में मैं अगर जलाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा। अब आप ये मानो कि अगर आप सभी को पता हो तो ये कार्बन है। क्या है ये, कार्बन। एक तरीके से आप कोयला मान सकते हो, ये है कार्बन, ये है कार्बन। ठीक है, ये कार्बन। अब इस कार्बन को जब आप जलाओगे तो कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर बेटा, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस क्या आप कार्बन बना सकते हो? तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कार्बन जो कोयला जो है उसका रासायनिक गुण बदल चुका है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। तो इसलिए इसको वापस पुनः प्रारंभ वाले पदार्थ में या पहले वाले पदार्थ में बनाया नहीं जा सकता है। ये जो हो रही है इसको, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, मेन चीज आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बेटा एक डेफिनेशन आपके सामने ये आ सकती है, ये पूछी जा सकती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सॉरी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप थोड़ा सा देखना, राइटिंग पर विशेष ध्यान मत देना क्योंकि ये पेन टेप पे लिखा गया है और पेन टेप पे धीरे धीरे राइटिंग सुधरेगी, ये आप भी मानते हैं। तो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, उसमें इश्यू नहीं है। चलिए, तो रासायनिक समीकरण क्या चीज है। जैसे रासायनिक समीकरण में आप जानते हो कि सारे के सारे क्या होंगे, पदार्थ होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखो, कोई भी समीकरण होती है, कुछ भी होता है तो उसके अंदर सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अगर इन पदार्थों को आप किस रूप में लिख दो, मान लो उस पदार्थ को आपने तत्व के रूप में लिखा, किस रूप में लिख दिया, आपने तत्व के रूप में लिख दिया, या फिर उसी पदार्थ को आपने प्रतीक से शो कर दिया। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है, तो उस प्रतीक के रूप में आपने शो कर दिया उसको, या फिर आपने उस पदार्थ को अणु सूत्र में लिख दिया। किस में लिख दिया, अणु सूत्र में लिख दिया, अणु सूत्र में लिख दिया।
तो उस प्रकार की समीकरण को अपन बोलेंगे कौन सी समीकरण? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कौन सी समीकरण बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। तो आप याद रख लोगे रासायनिक। देखो बेटा, वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो आराम से, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए बात करें रासायनिक समीकरण क्या चीज है। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? वह समीकरण जिसमें पदार्थों को किस रूप में लिखा जाता है, या तो किसके रूप में लिखा जाए, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, या तो किस रूप में लिखा जाए, तत्व के रूप में लिखा जाए, या प्रतीक, या फिर किस में लिखा जाए, अणुसूत्र में। तो वह समीकरण जिसमें पदार्थ को तत्व, प्रतीक, अणुसूत्र में लिखा जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आप देखोगे सारे। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा कि सर यहाँ पर ये Mg आप सभी जानते हो मैग्नीशियम होता है, ठीक है। प्लस में अगर आप इसको ऑक्सीजन में जलाओगे, O2 में, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन में जलती है, ये सभी को पता है, कक्षा 5-6 से पढ़ते आ रहे हो। तो इससे बनेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक वाइट कलर का चूर्ण प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए कि मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें देखो मैग्नीशियम को आपने किससे लिखा? प्रतीक से लिखा, क्योंकि मैग्नीशियम नाम लिखने के बजाय आपने उसको Mg से लिख दिया, और Mg मैग्नीशियम का क्या है बेटा? प्रतीक है, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से सुनिए, यहां पर आपने इसको लिखा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, तो इसको किससे लिख दिया आपने? O2 से, ठीक है। ये तीर का निशान आ रहा है, ये बन गया कोई भी एक अणुसूत्र बन गया, कोई भी एक यौगिक बन गया MgO। तो आपने इनको क्या किया, ये सारे पदार्थ है, मैग्नीशियम भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, ये भी पदार्थ है। इन पदार्थों को आपने या तो प्रतीक से लिखा है, या अणुसूत्र से लिखा है, या फिर किसी यौगिक या कुछ भी, किसी कैसे भी लिख दो, हाइड्रोजन, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के अंदर। तो अगर आप पदार्थ को प्रतीक से लिखते हो, तत्व से लिखते हो, या अणुसूत्र से लिखते हो, तो उस समीकरण को अपन बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो इस समीकरण को अपन क्या बोल देंगे, यहाँ से इस समीकरण को हम नाम दे देंगे रासायनिक समीकरण नाम देंगे, क्योंकि जिसमें पदार्थ को, वह समीकरण जिसमें पदार्थ को तत्व, प्रतीक, अणुसूत्र में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से कि सर आपने ये तो बता दिया, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि रासायनिक समीकरण के घटक कितने होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए बेटा, रासायनिक समीकरण जो है, ध्यान रखें, मैं लिख देता हूं रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण जो है, इसके घटक कितने होते हैं। घटक का मतलब ये रासायनिक समीकरण या जो अभिक्रिया है वो कितने भागों से, कितने भाग होते हैं। घटक का मतलब एक तरीके से आप भाग लगा सकते हो कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं। कोई भी समीकरण आप लिखते हो तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, याद रखना बेटा, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो थोड़ा वेट करिए, आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, एकदम इजी तरीके से, ठीक है, एक छोटे बच्चे की तरह। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये चीज है अभिकारक, अभिकारक। तो एक तो पदार्थ कौन से होते हैं, अभिकारक होते हैं समीकरण में, और दूसरे प्रकार के घटक या भाग होते हैं, उनको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ये चीज आप जानते हो, प्रोडक्ट, ठीक है। और इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। इंग्लिश आपको अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी इंग्लिश का जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना, मैं साइंस को इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको बता दूँ ये रिएक्टेंट, ठीक है। तो 2 भाग होते हैं किसी भी समीकरण के, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। बेटा इस अभिकारक का ही एक नाम हो रहा है जिसको आप बोलते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब होता है जो क्रिया करने वाला है, उसको बोलते हैं क्रियाकारक। तो इसी का एक नाम और क्या है, क्रियाकारक है। इसी का ही एक नाम है क्रिया होने के बाद जो चीजें बनती हैं उसको हम बोलते हैं क्रियाफल। तो इसका उत्पाद का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्रियाफल, क्रियाफल, ये चीज हो गई। अब आप ये बोलोगे कि सर अभिकारक कौन से होते हैं, कौन से उत्पाद होते हैं, तो मैं एक समीकरण के द्वारा, ऊपर जो आपको मैंने समीकरण लिख के दिए उसी समीकरण के द्वारा थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा वही समीकरण लिख देते हैं, आपको याद है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और इससे बना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब आप यहां से देखिए बेटा, ये वाली जो चीजें आपको कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं,
जिससे आपको थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए ना, छोटे बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के कलर सर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बेटा कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों ही पदार्थ जो है इस समीकरण में भाग ले रहे हैं, इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, भाग ले रहे हैं। जैसे आप जानते हो किसी भी पहलवान जो होते हैं, कुश्ती करने वाले जो होते हैं, उसमें दो पहलवान भाग लेते हैं और उनमें दोनों थोड़ी जीतते हैं, उनमें से कोई एक जीतता है। तो कुश्ती में भाग जो ले रहे हैं वो उन्हीं को हम अगर अभिक्रिया की सेंस में देखें तो वो एक क्रिया कारक है, वो क्रिया कारक कहे जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो क्रिया करने वाले हैं, कुश्ती करने वाले हैं, तो उनको क्रिया कारक बोलेंगे। तो यहां अगर समीकरण में अगर हम देखें सॉरी, तो ये दोनों पदार्थ कार्बन, सी कार्बन और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों ही इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं शुरुआत में। ये आप बोलोगे सर ये बन तो ये भी तो रहा है ना ऑक्सीजन, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बेटा ये इन दोनों की अभिक्रिया से बना है, तब ये बाद में आया। तो पहले तो ये आए है ना, ये दोनों है, इसके बाद में ये बना है। तो अभिक्रिया में भाग तो दो ही पदार्थ लेते हैं नॉर्मली, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है ना। समझ गई मेरी बात को? अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा मेरे को बता देना। और ये वाला जो पदार्थ आपको दिख रहा है, ये वाला जो पदार्थ आपको दिख रहा है, इसको अपन बोलेंगे उत्पाद, जो अभिक्रिया होने के बाद बना है, उसे हम बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आइए यहां से अभिकारक की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे? ये भी बेटा कोई भी चीज पृथ्वी के अंदर आपको जो भी विश्व के अंदर जो भी चीज दिखाई देती है वो सारी की सारी पदार्थ है। इवन आप भी पदार्थ ही हैं। ये सामान के अंदर चलिए कि आप कोई ज्यादा कोई बड़े तुर्रम खाए हैं ठीक है ना, तो आप भी एक पदार्थ का ही रूप है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो अभिकारक है ये सारे के सारे पदार्थ हैं, उत्पाद भी पदार्थ हैं, सब कुछ चीजें पदार्थ हैं। जो आप देख सकते हो वो सारी पदार्थ, जो नहीं देख सकते उनमें भी बहुत सारी चीजें पदार्थ ही है, ठीक है ना। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई, विजुअल नॉन विजुअल, वो सारी की सारी चीजें पदार्थ है। तो यहाँ पर अभिकारक जो है ये क्या कर रहा है, अभी मैंने बताया, वही डेफिनेशन याद रखो, जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और अभिकारक एक प्रकार के, अभी बताया मैंने, क्या है, पदार्थ है। तो आप लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में, आप वीडियो पॉज करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बोल दूंगा लास्ट में। अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना बेटा, एक बार राइटिंग इस पे सही नहीं आ रही है, धीरे धीरे आपका टीचर ये सीख जाएगा कैसे इस पे पेन टैग पे लिखना है, ठीक है ना। वैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, ठीक है। चलिए उत्पाद कौन से होते हैं बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं। किसके बाद बनते हैं? अभिक्रिया होने के बाद बनेंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे जा रहा है, कहीं जा रहा है या कहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उम्मीद करता हूं मैं। अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। लिखोगे सारे? चलिए लिख लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें, मैं आपके सामने बोल देता हूं दोबारा से। अभिकारक कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बेटा क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलो एक बार रिविजन करवाऊं, चलो करते हैं, अपन रिविजन करते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों को तत्व, प्रतीक या अणुसूत्र में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए, रासायनिक समीकरण के दो भाग हैं, दो घटक हैं, पहले हैं अभिकारक और दूसरे हैं उत्पाद। अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ गए होंगे मेरी बात को? चलिए ठीक है। अब बेटा एक चीज और पूछता हूं आपसे मैं, आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं। ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप हमसे? हमें पता नहीं है, हम बच्चे नहीं है क्या? हम सब जानते हैं, आप ज्यादा थोड़ी जानते हो। आपकी बात सही है, आपने सही बोला कि आप इसमें दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और कौन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। अब बोलोगे सर मैं अगर बोलूं बेटा आप मेरे को ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कितने उत्पाद है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो ऑब्वियसली एक है, ठीक है ना। कि एक क्यों है इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। यहाँ समझ आ गया? यहाँ तक सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर है, हो चुकी होगी। चलिए नीचे, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से नीचे वाले पेज पे, थोड़ा सा पेज नीचे खिसका लेते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए भाई, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया करो, क्योंकि मैं तो दिख नहीं रहा, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण जो आपने देखी उसके चरण क्या है। नई हेडिंग है, नई हेडिंग लगाइए सभी, रासायनिक रासायनिक वाह भाई, सीधे लिख रहे हैं अब तो रासायनिक रासायनिक रासायनिक, ऊपर आ जा भाई। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के चरण। चरण का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, चरण हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ें उसमें चरण में आती है, स्टेप में आती है, ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने मेरा सिस्टम दर्शा लिया है, लिख दिया है, ठीक है। अब आप लिख लेना। चलिए यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात करें या फिर एक समीकरण लिख देता हूँ, यहाँ साइड में एक समीकरण लिख के छोड़ देता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा, जैसे मैं समझाऊंगा तो उससे थोड़ा सा आपको ईजी रहे। चलिए बेटा, सबसे प्रचलित है चैप्टर में सबसे पहली जो समीकरण है वो यही है, तो आपको यही लिख देता हूँ। आगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, Mg, ठीक है। अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए सर, हमें बताइए, हम भोले बच्चे हैं, हमें पता नहीं है। तो बेटा मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊंगा। ये वाली चीज़ें हैं, अब देखते ही एरो का निशान लगाते ही बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि सर आप इनके बारे में क्या पूछना चाहते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है, ये पदार्थ कौन से हैं। तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट ये बताएंगे कि सर ये जो आप बता रहे हो ना, ये अभिकारक है। हम समझ चुके हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आपकी बात मान लेता हूँ। और इधर वाली चीज़ में जो सर आपने ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ये सर ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए, किसी भी समीकरण को अगर देख के आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो मेरे को आप साफ साफ बताइए कि ये वाली चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा, ये वाली चीज़ें, ये कौन सी साइड है, ये इधर वाली कौन सी साइड है, इधर वाली कौन सी साइड है, ये मेरे को बताइए। आप बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है, तो याद रखें, हमेशा पहला पॉइंट याद रखेंगे कि अभिकारक हमेशा कौन सी साइड लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। कौन सी साइड लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। समझ गई बात मेरी। और उत्पाद सदैव कौन सी साइड लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाएगा। कौन सी साइड लिखा जाएगा, दाईं तरफ। क्लियर है क्या बात सभी को? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा समझ आ गया सभी को। तो मैं लिख देता हूं, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, मैं बोल दूंगा आप लिख लेना। ठीक है, चलिए हमेशा याद रखें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ये भाई साहब अभिकारक जो हैं ये कौन सी साइड लिखे जाएंगे, बाईं तरफ लिखे जाएंगे। लिख दीजिए आप यहाँ पर, बाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो पहली चीज समझ आ गई, अभिकारक सदैव बाईं तरफ। और बेटा अभी मैंने अभी आपको बताया उत्पाद सदैव कौन सी साइड लिखे जाएंगे, सर दाईं तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना मैथ्स में आप करते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सेम वही सिचुएशन करनी है। तो पहली चीज समझ आ गई होगी सभी को, अभिकारक सदैव बाईं तरफ, उत्पाद सदैव दाईं तरफ लिखे जाएंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा सेकंड जो पॉइंट है बेटा यहाँ से, वो क्या चीज है, ध्यान से सुनिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो, यहाँ देखिए मैग्नीशियम और इधर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन जो है ये दो अभिकारक हैं, क्योंकि बीच में प्लस का निशान आ रखा है। ये प्लस का निशान ही आपको बताएगा कि किसी भी समीकरण में अभिकारक कितने हैं, उत्पाद कितने हैं। ये चीज आप दिमाग में बिठा लें, किसी भी समीकरण में प्लस का निशान ये बताएगा कि कितने अभिकारक हैं, कितने उत्पाद हैं। तो यहाँ इस इधर वाली साइड में इस समीकरण में अभिकारक कितने हैं, तो आप बोलोगे सर दो है। एक कौन सा है, सर एक मैग्नीशियम है, और दूसरा कौन सा है, आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन है। तो दो अभिकारक हैं। तो कौन बता रहा है, ये प्लस का निशान। अगर दो से इधर वाली साइड में देखो उत्पाद में दो उत्पाद है क्या, नहीं है, क्योंकि प्लस का निशान नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने बताया कि आपको मैं बताऊंगा कि उत्पाद कितने हैं। ये वाली चीजें समझ गए होंगे अब। तो अगर दो से ज्यादा अभिकारक हो, या दो से ज्यादा हो सकता है यहाँ भी दो से ज्यादा उत्पाद आ जाए, तो दो से ज्यादा अभिकारक हो चाहे दो से ज्यादा उत्पाद हो, उनके बीच सदैव कौन सा निशान लगता है, प्लस का निशान लगता है। तो मैं ये चीज भी आपके सामने शो कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो या दो से
2 से, मेरे साथ साथ बोलें, साथ साथ में लिखें, 2 या 2 से। ये किधर जा रहा है रे, कहाँ जा रहा है तू, इधर रह, बच्चों को दिक्कत हो रही है। 2 या 2 से अधिक क्या हो, अभिकारक, या क्या हो, अभिकारक या उत्पाद हो। ठीक है ना, तो मेरी लैंग्वेज को लिख लेना, मैं सीधा ही बता रहा हूं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच कौन सा निशान लगेगा, ये कहाँ गया रे, प्लस का निशान लगाते हैं। कौन सा निशान लगाते हैं, प्लस का। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन भी आप समझ चुके होंगे, दोबारा बोल देता हूँ। 2 से ज्यादा अभिकारक हो, 2 से ज्यादा उत्पाद हो तो उनके बीच में सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अब आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, ठीक है ना, तो आप ये देखना, ये तीर के निशान कहीं कहीं लगे होते हैं, ये तीर के निशान लगे होते हैं ना बोर्ड पे, कि कोई भी गांव है या फिर कोई भी चीज़ है उसको शो करना होता है कि ये, जैसे मान लो कोई भी चूरू है या फिर भालेरी, कोई भी जो भी चीज़ आपको दिख रही है, चूरू, भालेरी, ठीक है, कोई भी गांव सरदासर है, आसपास का एरिया जो बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या होता है, जब आप किसी भी रोड पे चल रहे होते हो तो ऐसे कुछ सिंबल दिखाई देते हैं आपको, बहुत प्रकार के सिंबल होते हैं, उनमें से एक सिंबल ये भी होता है, ये तीर का निशान है। और ये सिंबल जो है आपको क्या बताते हैं, ये दिशा बताते हैं कि आपको कौन सी साइड जाना है, कौन सा गांव आएगा, कौन सा शहर आएगा, ठीक है ना। तो ये तीर के निशान क्या बताते हैं, दिशा को बताते हैं। पर यहाँ कोई गांव की दिशा थोड़ी बता रहे हैं। आप लोग सर क्यों मजाक करते हो, ये तीर का निशान यहाँ कैसे गांव बताएगा। तो यहाँ क्या बताएगा बेटा, ये अभिक्रिया की बताता है दिशा। अभिक्रिया में है तो अभिक्रिया की क्या बताएगा, दिशा। कि अभिक्रिया कौन सी साइड से हो रही है, अभिकारकों से उत्पाद की साइड हो रही है। तो याद रखें, तीसरा पॉइंट भी ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहां से, कि सार तीर का निशान, तीर का निशान क्या बताएगा, अभिक्रिया की दिशा। ठीक है ना, ये क्या बताएगा, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की क्या बताता है, चलिए दिशा बताता है। ठीक है ना, चलिए, तो तीर का निशान अभिक्रिया की क्या बताएगा, दिशा को प्रदर्शित करता है। लिख लोगे, रासायनिक अभिक्रिया में तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को शो करता है। चलिए, अब मान लो कुछ एक चीजें ये होती है बेटा, कि किसी भी समीकरण के अंदर, किसी भी रासायनिक समीकरण, 4 नंबर पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी समीकरण के अंदर क्या होता है, अगर कोई समीकरण में 2 पदार्थों को मिला करके अगर हम उसको गर्म करते हैं, ताप लिखें, ठीक है, कुछ एक ऐसी समीकरण होती है या फिर कुछ ऐसे पदार्थों को अपन क्या करते हैं, बहुत ही हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर हम उनकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो चाहे दाब हो, और कई बार क्या होता है, अभिक्रिया में हमें ऐसे पदार्थों को मिलाना पड़ता है जिससे अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो हमारी क्या करते हैं, हमारे फायदे के अनुसार, ठीक है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसमें कुछ भी पदार्थ मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, कम और ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ताप दाब उत्प्रेरक जो है वो या तो आपको इस तीर के निशान के ऊपर देखने को मिलेंगे, देख लेना किसी समीकरण में, ठीक है, या फिर तीर के निशान के कहां देखने को मिलेंगे, नीचे देखने को मिलेंगे। तो याद रखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप हो, कोई भी अभिक्रिया अगर किसी भी ताप पर करवाई जा रही हो, टेम्परेचर पर करवाई जा रही हो, किसी भी दाब पर करवाई जा रही हो, ठीक है, उसमें कोई उत्प्रेरक मिलाया जा रहा हो, तो हमेशा तीर के निशान के ऊपर और कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे लिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अब लिख लो, मैं बता देता हूं कि अभिक्रिया में, ठीक है, आप लिख लेना, मैं वैसे बता देता हूं, अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होंगी, या तो अभिक्रिया कोई भी ताप पर हो रही हो, किस पर हो रही हो, कोई ताप पर हो रही हो, या अभिक्रिया किसी भी दाब पर हो रही हो, ठीक है, दाब, प्रेशर, या फिर उस अभिक्रिया में क्या मिलाए जाते हो, उत्प्रेरक मिला दिए जाते हो। क्या मिला दिए जाते हो, उत्प्रेरक। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप दाब उत्प्रेरक हो तो वो ये तीनों ही कहाँ लिखे जाएंगे, याद रखें, ये तीनों किसमें लिखे जाएंगे, तीर के निशान के, तीर का जो निशान है उसके या तो ऊपर लिखा जाएगा या उस तीर निशान के नीचे लिखा जाता है। तीर के निशान के नीचे लिखे जाएगा, नीचे
लिखते, लिखते, ठीक है, लिखते हैं। ये समझ आ गई पॉइंट है। अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर अगर ये तो आपने चीज़ें बता दी, सबसे पहले आप क्या बताया वो अपन बाद में डिस्कशन कर लेंगे, लास्ट में एक बार मैं आपको बता दूंगा दोबारा। पांचवा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। पांचवा पॉइंट कौन सा है? कोई भी आपको पता है कि अभिक्रिया में ये सारे के सारे मैंने आपको बताया क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है सर, आपने बताया पदार्थ होते हैं। तो इन पदार्थों को हम हमेशा हमेशा उनकी भौतिक अवस्था में लिखते हैं। किनकी? पदार्थों की। कौन सी अवस्था में लिखते हैं? उनकी भौतिक अवस्था में, फिजिकल स्टेट में, भौतिक अवस्था में लिखते हैं। तो किसी भी पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। अगर आपने किसी भी समीकरण में कोई भी पदार्थ यूज किया है, मान लो वो क्या है, ठोस है, कैसा है, हो सकता है आपने वो ठोस लिया हो पदार्थ, और अगर हो सकता है कि वो पदार्थ किस रूप में लिया हो आपने, द्रव्य के रूप में लिया हो। ठीक है, हो सकता है उसी पदार्थ को आपने गैस के रूप में लिया हो सकता है कुछ पदार्थ को आपने किस में लिया हो, जलीय विलयन के रूप में लिया हो। अभिक्रिया करवाने के लिए आप पदार्थों को अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। कुछ पदार्थों को आपको ठोस लेना पड़ता है, कुछ पदार्थों को आप द्रव्य के रूप में लेना पड़ता है। तो अगर आप इन पदार्थों को इन रूपों में लेते हो तो समीकरण में ही उनके नीचे लिखा जाता है। मैग्नीशियम है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, सॉलिड, यानी कि ठोस होता है, तो उसके लिए आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब ये वाली चीज है। ठीक है, ऑक्सीजन एक क्या है, आप सभी जानते हो कि सर ऑक्सीजन तो एक प्रकार की गैस है, तो गैस है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत रंग का चूर्ण बनता है। ठीक है, ये भी एक सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड तो नहीं है, ना गैस है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड के रूप में है, पाउडर के रूप में बनता है। तो आप ये चीज देखिए, कोई भी समीकरण जो है उसके अंदर जो पदार्थ लिए जाते हैं उनको उनके पैरों के नीचे उनकी भौतिक अवस्था शो करते हैं। अगर मैंने अभी बताया आपको, अगर सर उसमें अगर कोई भी पदार्थ क्या है, ठोस है, तो उसके लिए बेटा क्या सिंबल यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। एस क्यों यूज करते हैं आप सभी जान चुके होंगे कि सर एस का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का हिंदी में अर्थ होता है ठोस। अगर कोई भी पदार्थ आपने द्रव्य के रूप में लिया है तो उसके लिए आप यूज करोगे बेटा एल, और एल का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड, ठीक है। अगर आपने किसी भी पदार्थ को गैस के रूप में यूज किया है तो उसके लिए बेटा आप लिखोगे जी, और जी का मतलब होता है गैस। ठीक है, अगर आपने किसी पदार्थ को जलीय विलयन में लिया है, किस में लिया है, जलीय विलयन में लिया है। ठीक है ना, ये तो आपको लिखा हुआ है, ये क्यों लिख रहे हो वापस, चलो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दिया। अब देखें यहां से, तो अगर आपने किसी पदार्थ को जलीय विलयन में यानी कि पानी में घोलकर अगर लिया है किसी भी पदार्थ को, तो उसके लिए लिखते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं जलीय विलयन के रूप में। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको लाइनें समझ में आ गई। अगर पदार्थ है तो उसको रासायनिक समीकरण में पदार्थ को भौतिक अवस्था में लिखा जाता है, और भौतिक अवस्था में लिखने के बाद अगर कोई पदार्थ ठोस है, द्रव्य है, गैस है, तो उनके लिए S, L, G और AQ का यूज करेंगे। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया के चरण। सबसे पहला मैंने बताया अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं, उत्पाद सदैव दाईं तरफ। यहाँ देख सकते हो ये अभिकारक है, बाईं तरफ लिखे हुए, उत्पाद हमेशा दाईं तरफ। एक से दूसरा पॉइंट है, एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस लगेगा, और एक से ज्यादा अगर उत्पाद होंगे तो भी उनके बीच में प्लस का निशान यहाँ दिख जाएगा आपको। चलिए उसके बाद में तीर का निशान, ये वाला जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है ये अभिक्रिया की दिशा बताता है, ये जो अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, अभिक्रिया अगर ताप, दाब, उत्प्रेरक पर करवाई जाती है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, तो वो ये सारे तीर के निशान के या तो ऊपर लिखे जाएंगे या नीचे। यहाँ पर तीर के निशान के ऊपर लिख दो, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई अभिक्रिया हो रही है, 30 पर हो रही है, 45 पर कुछ भी हो रही है, तो ताप कोई भी दाब पर हो रही है, तो ये सारे तीर के निशान के या तो ऊपर लिखो या फिर क्या लिखो, नीचे लिखो। पदार्थ जो भी है, जो आप यूज कर रहे हो, जो भी उपयोग में ले रहे हो अभिक्रिया में पदार्थ, वो सारे के सारे भौतिक अवस्था में दिखाई जाएंगे समीकरण में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एस लिख रखा है, जी लिख रखा है, एस लिख रखा है। तो अगर कोई पदार्थ ठोस के रूप में ले रहे हो तो उसको एस से लिखेंगे, मतलब सॉलिड का मतलब ठोस। द्रव्य के रूप में ले रहे हो तो उसके लिए एल लिखेंगे यानी कि लिक्विड, और गैस के रूप में ले रहे हो उसके लिए जी लिखेंगे यानी कि गैस, और जलीय विलयन के रूप में ले रहे हो तो उसके लिए AQ लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली।
ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपके सामने, एक पॉइंट और बता देता हूं। कोई भी रासायनिक समीकरण होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं बता देता हूं कि रासायनिक जो समीकरण आप देख पा रहे हो ये दो प्रकार की है, मेनली दो प्रकार की समीकरण। कौन कौन सी है अभी आपको पता चल जाएगा कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार की कौन कौन सी है, यहां से देख लीजिए। एक प्रकार की समीकरण वो होती है जिनको अपन बोलते हैं शब्द समीकरण। पता चल जाएगा आपको सारी की सारी चीजें। इस क्लास में अगर आप आए हो ना बेटा तो बहुत कुछ सीख के भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि बस खाली टाइम पास कर लिया, सर का यूट्यूब चैनल देख लिया और हम वापस ऐसे ही टाइम पास करके चले जाएंगे। आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा अभी, ठीक है। आपको आगे तक मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। शब्द समीकरण और एक समीकरण होती है बेटा यहाँ पर सूत्र समीकरण, सूत्र समीकरण। तो रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार की है, एक शब्द समीकरण है और एक कौन सी है, सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण क्या होती है कि शब्द समीकरण में जो भी पदार्थ आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ अगर आप यूज कर रहे हो, जो भी पदार्थ आप यूज कर रहे हो वो शब्दों में लिखे जाएंगे। किसमें लिखे जाएंगे, शब्दों में। आप उनको शब्द में लिखेंगे, ठीक है। पदार्थों को किसमें लिखा जाता है, पदार्थ को शब्दों में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। तो पदार्थों को किसमें लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं। इधर वाली साइड आइए, सूत्र समीकरण में पदार्थों को किसमें लिखते हैं, जो भी पदार्थ आपने यूज किया है उस पदार्थ को आप किसमें लिखो, या तो सूत्र के रूप में लिखो, अणुसूत्र के रूप में, या फिर उसको किसमें लिखो, प्रतीक के रूप में लिखो। प्रतीक का मतलब जैसे आपने कार्बन लिया है तो उसके लिए सी यूज कर लिया है ना, तो ये वाली चीजें हैं यहाँ पर आपने प्रतीक के रूप में भी यूज किया। तो यहाँ पर सूत्र समीकरण में जो भी पदार्थ आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर ये पदार्थ जो है इनको या तो सूत्र के रूप में लिखा जाएगा या फिर प्रतीक के रूप में। तो जो समीकरण, जिस समीकरण में आप किसी भी पदार्थ को, इस पदार्थ को शब्दों में लिखते हो तो वो शब्द समीकरण होगी, और सूत्र या प्रतीक में लिखते हो तो वह समीकरण कौन सी होगी, कौन सी होगी, सूत्र समीकरण। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कौन सी शब्द समीकरण है, कौन सी सूत्र समीकरण है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देता हूँ। चलिए ठीक है, चलें ये लो, अपन चलते हैं यहाँ वाली साइड। तो यहाँ पर मैं कोई एक समीकरण ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, कोई इक्वेशन लिख देता हूँ, कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन कोई भी समीकरण है, ठीक है ना, ये समीकरण मान लेना। जैसे मैंने लिखा, वही याद एक बार वही लिख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसके लिए आपने बताया कि सर इसका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो फिर भौतिक अवस्था में भी लिखते हैं। कार्बन एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो उसके लिए एस लिख दिया। ऑक्सीजन एक गैस होती है तो उसके लिए क्या लिख दिया, इसके पैरों में भौतिक अवस्था जी लिख दिया। और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक क्या होती है, गैस होती है, और इसके लिए भी आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कहाँ चला गया, चलिए ठीक है। तो इसके लिए भी अपन यूज कर लेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, गैस, क्योंकि गैस की फॉर्म में यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए कि ये जो है आप इसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि सर ये क्या है, कार्बन है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कार्बन। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है, ये आपने लिखा कार्बन। ये वाली साइड में पूछूं तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीजन है, तो आप इसको लिख दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ हमने ऑक्सीजन लिख दिया। और ये वाली चीज अगर पूछूं तो आप बोलोगे सर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए लिख दो कार्बन। ठीक है, नीचे लिख देता हूं डाई। ठीक है, और इधर वाली साइड में अपन लिख देते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। अब यहां पर जैसे ये समीकरण है, यहां भी अगर मैं लगा दूं प्लस का निशान, ठीक है, और यहां मैं अगर एरो का निशान लगा दूं, अब ये दो समीकरण मेरे पास आ गई। अब इसमें देखो ये जो कार्बन है ये भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, CO2 भी पदार्थ है। तो अगर इन पदार्थों को मैंने किस में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया, मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना एक बार, ठीक है। तो मैंने इन सभी पदार्थों को किस में लिखा है, शब्दों में लिखा है, क्योंकि कार्बन का शब्द क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब ये यहां से आओ आप लोग, ये वाली चीज, ये शब्द समीकरण है जिसमें पदार्थों को किस रूप में लिखा गया है, सभी शब्दों से लिखा गया। ठीक है, तो
इस प्रकार की समीकरण को बोलते हैं शब्द समीकरण। वह समीकरण जिसमें पदार्थ को शब्दों में लिखा जाए उसे शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वाली पे गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर इस वाली समीकरण पे कीजिए, सूत्र समीकरण। वह समीकरण जिसमें पदार्थ को या तो प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखा जाए, अणुसूत्र के रूप में, उसे बोलते हैं कौन सी समीकरण? सूत्र समीकरण। तो आप आइए, ये वाली समीकरण जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली समीकरण जो आपको दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं सूत्र समीकरण। जिसमें देखो कार्बन लिखा है, कार्बन को प्रतीक में लिख दिया, ऑक्सीजन का अणु क्या है? O2 है, तो ऑक्सीजन को O2 अणु में लिख दिया, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो इसको CO2 में लिख दिया। तो हम अगर किसी भी पदार्थ को सूत्र, प्रतीक, अणुसूत्र में लिखते हैं तो ये तो हो जाएगी सूत्र वाली समीकरण ऊपर वाली, और नीचे वाली शब्दों में लिखा जाए तो वो होती है शब्द समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीजें भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बेटा आज का ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो अपने साथी बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और ज़्यादा बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो बेटा मेरा एक आपके लिए सजेशन है कि आप वेट मत कीजिए कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। मैं आपको जितना कंटेंट करवा रहा हूँ, अगर आप वो भी धीरे धीरे अगर करते हो तो आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे, अच्छा स्कोर होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल इस वीडियो को देख करके अपने कंटेंट को या अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ आपके साथ आपके इस YouTube चैनल पर। ठीक है, वापस मिलेंगे अपन, ठीक है, एक नए कंटेंट के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।